Hey guys, it's Divyansh and welcome back to another episode of फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड में भाई हमारे पास तड़कती फड़कती अपडेट है और खास तौर से इंडियन फुटबॉल फैंस और बांग्लादेशी फैंस के लिए तो बहुत ही बड़ी अपडेट है। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर नहीं ये उलू लुलू क्या हो रहा है एम्बापे और लिवरपूल के बीच में। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। लेकिन रिसेंटली वो रिपोर्टर्स, वो जर्नलिस्ट जो कि इस बात को सही में सबके सामने लेके आना चाहते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया में बोल रहे हैं कि भाई लिवरपूल सीरियस कंटेंडर है। मैंने उनके कमेंट सेक्शन देखे, मैंने देखे कि यहाँ पर उनके कमेंट सेक्शन में जो लोग सवाल पूछ रहे हैं क्या एक्चुअली में अकाउंटेबिलिटी लेके वो उनको जवाब दे रहे हैं, और भाई दे रहे हैं। यहाँ पर भाई डेव ओपी की अगर हम बात करें, जर्नलिस्ट है, जिससे जब उनके कमेंट सेक्शन में काफी सारे लोगों ने पूछा कि भाई यार तुम ज्यादा अच्छा कर सकते हो इससे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये काफी रिलायबल आउटलेट की तरफ से हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। यानी कि वो तो अपने तरीके से बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि भाई एम्बापे और लिवरपूल के बीच में जो उलू लुलू हो रहा है ये कि सिर्फ ओयो की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक्चुअली में यहाँ पर शादी तक जा सकती है। लेकिन पता है, जब मैंने यहाँ पर पूरी तरीके से जांच पड़ताल करने की कोशिश करी, लगातार मैंने 4-5 आर्टिकल पढ़े सिर्फ इसी बेसिस पे कि लिवरपूल का मामला क्या है, तो मैं तुमको बता देता हूँ। स्पॉइलर अलर्ट, ये तो टट्टी है। मेरा भरोसा इन मीडिया पे उतना ही है जितना उर्फी जावेद के बदन पे कपड़े हैं। मैं पहले बताया तो यहाँ पर जो आउटलेट है वो कोई और नहीं बल्कि लेक क्विप है। अच्छा, इसमें मैं तुमको एक और स्पॉइलर अलर्ट दे देता हूँ कि स्पेनिश मीडिया की बात करें तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि शायद से एक षड्यंत्र भी हो सकता है कि यहाँ पर यूज किया जा रहा है पीएसजी की तरफ से या फिर फ्रेंच मीडिया की तरफ से, क्योंकि लेक क्विप एक फ्रेंच मीडिया है, जिससे रियल मैड्रिड अपना पत्ता जल्दी फेंक दे। देखो ये कंफर्म है, एथलेटिक ने भी कंफर्म किया, मार्सा ने भी कंफर्म किया, सबने कंफर्म किया है कि रियल मैड्रिड अपना मूव चलेगी। कैसे चलेगी यह भी किसी को नहीं पता। शायद से यही एक तरीका है कि लिवरपूल का नाम यूज करके लोन, मतलब मेरे को लगता है कि एम्बापे के केस में किसी भी क्लब का नाम यूज करके आप रियल मैड्रिड को नहीं लुभा सकते। खैर, अब देखो मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता, नहीं तो मेरे को लोग कह देंगे कि 4 साल से तो तू भी वेट कर रहा है, इमोशनल डैमेज, जो कि बात भी सही है। लेकिन अगर लिवरपूल और एम्बापे की कहानी को देखें तो यहाँ पर थोड़े से लूप होल्स हैं। पहले मैं प्रोस की बात कर लेता हूँ, जस्ट इन केस कोई लिवरपूल का फैन ये ना समझे कि बायस तरीके से कहानी को रिपोर्ट करा। हिसाब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि भाई देखो, क्योंकि किलियन एम्बापे फ्री एजेंट है तो आपको ट्रांसफर फी तो देनी नहीं है, यानी कि लगभग आपने 150 से 200 मिलियन बचा लिए। इसी के साथ वो ये भी मानते हैं कि आने वाले टाइम में शायद से सालाह जाएगा, तो सालाह को रिप्लेस करने के लिए आप यहाँ पर एम्बापे को लेके आ सकते हो। अब तुम में से बहुत लोगों का सवाल ये है कि किलियन एम्बापे को लेके जो सीन है वो ये है कि भाई किलियन एम्बापे की सैलरी कैसे दोगे। तो इसका काउंटर बहुत मीडिया ने नहीं किया, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूं कि वो मान के चल रहे हैं कि भाई जितनी सैलरी साला ले रहा है उतनी सैलरी एम्बापे ही मान लेगा, क्योंकि कुछ हद तक तो रियल मैड्रिड में भी यही केस है। अगर एम्बापे की नेट सैलरी की बात करें तो लगभग 25 से 30 मिलियन है, ये नेट सैलरी की बात बता रहा हूं। यानी कि अगर बिफोर टैक्सेस वगैरह की बात करें तो इंग्लिश टैक्सेस के हिसाब से वो 35, 40, 45 भी जा सकती है। ये चीज साला कमा रहा है, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। लेकिन अगर मैं यहां पर एक और अपडेट की बात करूं जो कि किसी भी मीडिया ने इस चीज को कवर नहीं किया है, वो है यहां पर इमेज राइट्स और साइनिंग ऑन बोनस। इवन दो यहां पर एम्बापे के लिए किसी पीएसजी वगैरह को ऑफर नहीं देना, लेकिन लिवरपूल को फिर भी 150 मिलियन यूरोस लगभग एम्बापे को देने पड़ेंगे, और सैलरी तो बात की बात है। एक जो चीज काफी लोगों ने कंसिडर नहीं करी, हर में एक ही आर्टिकल लिखा, मतलब एक ही चीज को चेप रहे हैं कि यर्गन क्लॉप बहुत टाइम से उसका एडमायरर है, लिवरपूल ने बहुत टाइम से साइनिंग नहीं करी, साला को रिप्लेस करना पड़ेगा, बट कहीं भी ये चीज बताई नहीं गई है कि एम्बापे का क्या पर्सनल मोटिव है। अगर तुम ऐसे कह सकते हो तो ये तो रियल मैड्रिड का भी नहीं है। भाई तू भी तो बोलता रहता है कि रियल मैड्रिड आएगा, लेकिन पिछले 4 साल से तो नहीं आया। लेकिन अगर एथलेटिक की बात करें, जो कि अगेन एक इंग्लिश मीडिया कंपनी है, उन्होंने यहां पर इसको अपने सोर्सेज से कंफर्म किया है कि जितने भी क्लोज सोर्सेज हैं एम्बापे के, वो अभी भी यही मान के चल रहे हैं कि एम्बापे रियल मैड्रिड को ज्वाइन करना चाहता है, ना कि लिवरपूल को। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं बहुत ही बड़ी अपडेट से, तो भाई यहां पर अभी तुमको पता है हाल ही में एमिलियानो मार्टिनेज आए थे, और एमिलियानो मार्टिनेज कोलकाता आए थे। जिस बिजनेस कंसल्टेंट ने पूरा का पूरा मामला निपटाया था, मतलब पूरा ऑर्गेनाइज करा था, उन्होंने हाल ही में टाइम्स नाउ को एक इंटरव्यू देते हुए ये चीज कहा कि मैं अश्योर कर सकता हूं ना ही सिर्फ इंडियन फैंस को बल्कि बांग्लादेश के फैंस को भी कि एंजल डी मरिया और लियोनेल मेसी 2024 में इंडिया आएंगे। उन्होंने यहां पर बताया कि देखो सीधी सी बात है, यहां पर बांग्लादेश में जो जनरल इलेक्शंस हैं वो जनवरी में खत्म हो जाएंगे और इंडिया में लगभग मई तक खत्म हो जाएंगे। इंडिया में खत्म होने के बाद ही वो सबसे पहला मूव करेंगे और सबसे पहले एंजल डी मरिया आएगा और उसके बाद यहां पर लियोनेल मेसी आएगा। हालांकि उन्होंने ये चीज भी कंफर्म कर दी कि लियोनेल मेसी के आने में सबसे 2 बड़े कारण होते हैं। देखो पहला चीज तो ये कि उसका शेड्यूल खाली होना चाहिए,
और दूसरी चीज ये कि जब उसका शेड्यूल खाली होना चाहिए तो इंडिया में उस तरीके की प्रिपरेशन होनी चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स लियोनेल मेसी कमिंग टू इंडिया। हाउएवर उन्होंने सारे ही केसेस में बोल दिया कि देखो मेरे मान के चलो कि 2024 में नहीं तो 2025 के पहले ही महीने में लियोनेल मेसी इंडिया आएगा ही आएगा। और जहां तक मेरे को लग रहा था, जिस तरीके से वो अपने इंटरव्यू में हिंट वगैरह दे रहे थे, कोलकाता ही वो यहाँ पर शहर होने वाला है जहां पर लियोनेल मेसी आएंगे। कैसे आएंगे मेरे को नहीं पता, लेकिन शायद से डी मरिया के केस में उन्होंने बताया कि कोई रिसर्च, कोई फिटनेस सेंटर वगैरह का वो इनॉग्रेट करेंगे, जैसे यहाँ पर एमिलियानो मार्टिनेज के साथ होता। और लियोनेल मेसी आएगा तो भाई साहब मतलब तबाही ही मच जाएगी, बिल्कुल ऊपर नेक्स्ट लेवल की। इसी के साथ अगर एक और अपडेट की बात करें तो आती है यहाँ पर फीफा ई स्पोर्ट्स प्लेयर सैक्सी जेडन सांचो। भाई उन्होंने यहाँ पर बताया गया है कि भाई रिसेंट टाइम में अब जनवरी ट्रांसफर विंडो स्टार्ट हो चुका है, तो आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड चाहेगी कि भाई डेड वुड को हटाया जाए। और ये तो सिर्फ डेड है, वुड भी नहीं है, उस लायक भी नहीं है ये। अगर जेडन सांचो की बात करें तो भाई जेडन सांचो पर्सनली चाहता है कि वो डॉर्टमुंड को ज्वाइन करे। डॉर्टमुंड बुंदेसलीगा टेबल में भी 13 से 14 पॉइंट्स पीछे है बायर लेवरकुसेन के। इवन दो वो यहाँ पर चैंपियन लीग में अच्छे खासे पोजीशन से गए हैं, मे बी अपने ग्रुप ऑफ डेथ के स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन से गए हैं, लेकिन डॉर्टमुंड चाहती है कि वो जितना हो सके चैंपियन लीग में उतना डीप रन, बिल्कुल डीप थ्रॉट वाले रन में जाना चाहती है। और ऐसे में उनको जेडन सांचो की जरूरत है। लोल पता नहीं जेडन सांचो में उनको कैसा प्रोफेशनलिज्म दिख गया। अब तुम में से काफी लोग मेरे को बायस बता सकते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि जेडन सांचो का डिसिप्लिन का प्रॉब्लम डॉर्टमुंड के टाइम से ही था। अभी ये बताया गया है कि भाई यहाँ पर जिस तरीके से नेगोशिएशन चल रही है जनवरी ट्रांसफर विंडो में, ये एक डील है जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड पूरी तरीके से कंप्लीट कर सकती है। हाउएवर इसमें लॉस फिर भी उनको लेना पड़ेगा, क्योंकि 350 की उसकी वेजेस है, डॉर्टमुंड किसी भी कीमत पे नहीं देगी। मोस्ट मुश्किल से मुश्किल 150 मिलियन वो यहां पर दे सकती है, मतलब 150,000 यूरोज वो दे सकती है उसकी सैलरी। लेकिन यहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड से काफी इंटरेस्टिंग चीज हमारे सामने निकल के आई है। रिसेंटली ESPN के जर्नलिस्ट रॉब डॉसन ने ये बताया कि यार देखो अभी सूत्रों के हवाले से पता चला है कि आने वाले टाइम में ब्रेल्सफोर्ड की बात करें, यानी कि इनियोस का आदमी, और अगर हम सर जिम रैटक्लिफ की बात करें तो दोनों ही कैरिंगटन में और आने वाले टाइम में यूनाइटेड में अलग अलग टाइप के लोगों से मीटिंग करने वाले। लेकिन उन्होंने काफी इंटरेस्टिंग चीज बताई है। उन्होंने कहा कि टेन हैग के डील में एक क्लॉज है, और क्लॉज ये है कि वो की पार्ट रहने वाले हैं डिसीजन मेकिंग में ट्रांसफर नेगोशिएशन के। कुछ हद तक उन्होंने दबे शब्दों में ये भी बता दिया कि एक जो की डिसीजन को वो डिफाइन करते हैं उसको वीटो कहा जाता है, यानी कि जो फाइनल डिसीजन है वो ग्लेजर्स गया चादर मुड़ाने और गया चादर मुड़ाने रैटक्लिफ, वो होगा यहाँ पर टेन हैग का। और यही चीज वो चाहते हैं कि सर जिम रैटक्लिफ के अंडर भी हो, जहां पर की डिसीजन ठीक है लेकिन फाइनल डिसीजन जो फाइनल से होगा, जैसे यूएन में होता है ना यूएस रशिया वगैरह का, वो टेन हैग का होना चाहिए। ये चीज तुम्हें से काफी लोग को अच्छी लग सकती है, क्योंकि तुम कहोगे कि यार हाँ यार मैनेजर का फाइनल से होना चाहिए, और मैं भी मानता हूं इस चीज को कि फाइनल से नहीं की से होना चाहिए। अल्टीमेटली अगर टेबल पे 5 लोग बैठे हैं तो जो आखिरी बंदा है उसका भी एक ओपिनियन ही होना चाहिए, डिसीजन नहीं बनाने का नहीं होना चाहिए। ये मैं इसलिए और ज्यादा कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि रिसेंट टाइम में अगर मेसन माउंट की बात करें, मलासिया की बात करें, यहाँ पर अगर आप एंटनी की बात करोगे, अगर बाकी सारे लाइक ट्रांसफर साइनिंग्स की बात करेंगे, तो टेन हैग ने कुछ तोड़ा नहीं है और कुछ फोड़ा भी नहीं है। चाहे हम साइनिंग्स के ऑन इम्पैक्ट की बात करें या फिर बिल्कुल ही साइनिंग्स के फेलियर की बात करें, तो वहां पर टेन हैग को बहुत ब्लेम लेना पड़ेगा। यहां पर ऐसा लगता है कि भाई टेन हैग का ये डिसीजन, अब ये टेन हैग के क्लॉज में ही है कॉन्ट्रैक्ट के, तो आप क्या ही कर सकते हो। बट मेरे को लगता है कि यूनाइटेड के फैंस ये सुन के तो खुश नहीं होंगे। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर बार्सिलोना से, तो भाई बार्सिलोना यहाँ पर गिरोना उनके लोकल राइवल है, उसके एक प्लेयर को लेना चाहती है, और वो है यहाँ पर एलेक्स गार्सिया। एलेक्स गार्सिया का रिलीज क्लॉज 20 मिलियन है और बार्सिलोना ये भी अफोर्ड नहीं कर सकती अभी। तो बेटा एक काम कर, सरसों का तेल लगा के उल्टा लेट जा। ऐसा माना जा रहा है कि रिलीज क्लॉज तो 20 मिलियन का है, लेकिन यहां पर उससे कम पैसों में नेगोशिएट हो सकता है। गिरोना की बात करें तो गिरोना भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बिल्कुल भी नेगोशिएट करने के मूड में नहीं है, और क्यों ही करेगी भाई, वो लीग के सबसे ऊपर बैठी हुई है एंड दे आर लुकिंग फॉर अ सीरियस क्लब। अब यहां पर 2 प्लेयर ऐसे बताए गए हैं जो कि बार्सिलोना उधर भेज सकती है जस्ट इन केस यहां पर उनके पास एलेक्स गार्सिया आ जाए। और उन 2 प्लेयर्स का जो नाम है वो यहां पर कुछ मतलब बार्सिलोना फैंस को ज्यादा खुश नहीं करेगा, क्योंकि जो पहला नाम है वो है यहां पर पाब्लो टोरे, जो कि अभी ऑलरेडी वहां पर लोन पे है, और मिकाइल फाय। काफी लोग बताते हैं कि एलेक्स गार्सिया काफी अच्छा प्लेयर है, लेकिन रिसेंट टाइम में जिरोना में जिस तरीके से सिस्टम है वो बार्सिलोना में नहीं है।
और एलेक्स गार्सिया एकदम इंस्टेंट हिट होगा बार्सिलोना में, ये भी नहीं कह सकते। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि चांस नहीं लेना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि उस प्लेयर के लिए आप अपने 2 बहुत अच्छे यंगस्टर्स को, जिसकी काफी अच्छी पोटेंशियल है, उसको ऐसे ही दे दोगे। अब ये देखने वाली बात है कि बार्सिलोना का क्या रहेगा, लेकिन डेफिनेटली रियल मैड्रिड और एथलेटिको मैड्रिड के कंपैरिजन में बार्सिलोना का ट्रांसफर बिजनेस अच्छा रहेगा। रियल मैड्रिड की बात कर लेते हैं, तो भैया यहाँ पर सबसे पहले तो हमारे पास ये अपडेट निकल के आई कि कोई सेंटर बैक अभी रियल मैड्रिड को नहीं लगता कि इस लायक है कि वो रियल मैड्रिड को यहाँ पर उसके लिए जाना चाहिए। देखो, इसके रिगार्डिंग मेरा बहुत सही सा अप्रोच है। मेरे को लगता है कि आई थिंक एक हद तक ये ठीक है, क्योंकि जैसे ही आपके सेंटर बैक वापस आ जाएंगे तो आपको पता है कि वो सेंटर बैक जो आप लेके आए हो वो उस लेवल का नहीं हो सकता जो कि ईडर मिलिटाओ, डेविड आलाबा जैसी रूडिगर की परफॉर्मेंस को यहाँ पर उनकी पोजीशन को अनडिस्प्यूटेड से हटा दे, और वो इतना खराब भी नहीं होना चाहिए कि वो उनके उनके एब्सेंस में आपको मदद भी ना कर पाए। इसका प्राइम एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, लिवरपूल की 2021-22 का जो सीजन था, जहां पर उनके काफी सारे प्लेयर इंजर्ड हो गए थे। वैन डाइक तो पूरे सीजन के लिए बाहर हुआ था, तो वो नेथन फिलिप्स भी लेके आए थे और बहुत प्लेयर लेके आए थे, लेकिन दोनों में से किसी को भी उन्होंने परमानेंट साइन नहीं करा। और इसके पीछे का रीजन ये भी था कि पहली चीज तो उनके सारे सेंटर बैक आ गए थे, जिसमें गोमेज भी था, यहाँ पर वैन डाइक भी था, और दूसरी चीज ये थी कि उनको पता था कि भाई यहाँ पर इन्होंने इतनी हेल्प ही नहीं करी, यहाँ पर इन्होंने इतना परफॉर्म ही नहीं करा कि लिवरपूल के स्टैंडर्ड पे। यही मानना रियल मैड्रिड का भी, जिसको मैं भी अप्रूव करता हूँ। वो अलग बात है, किसी ने मांगी देंगे, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर जो बेसिस है वो एक ये फैक्टर भी इंक्लूड करते हैं कि चुआमेनी को मेक शिफ्ट सेंटर बैक बनाया जा रहा है। ऑलरेडी एक बार खिला दिया है सेंटर बैक को। डू आई फील कॉन्फिडेंट? देखो, चुआमेनी की एबिलिटी पे कोई डाउट नहीं है, कार्लो एंजेलोटी के सिस्टम पे डाउट है। कार्लो एंजेलोटी का सिस्टम कितना ही मस्त चल रहा हो, मैं तो डेफिनेटली कह सकता हूं वन ऑफ द बेस्ट टीम खेल रही है रियल मैड्रिड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, लेकिन स्टिल बड़े लेवल पे जब ये चैंपियन लीग के हम क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल खेल रहे होंगे या फिर ला लीगा के क्रंच मोमेंट्स में होंगे, तब कैसा होगा ये देखने वाली बात है। बट तब तक आई होप ईडर मिलिटाओ वापस आ जाए। खैर, इसी के साथ भाई आर्दा गुलर का भी डेब्यू शायद से आज हमको मायोर्का के अगेंस्ट दिख सकता है, और विनीसियस जूनियर ने कंफर्म किया कि वो वापसी खेलेंगे डेफिनेटली फॉर श्योर। लूका मॉड्रिच के रिगार्डिंग बताया तो भाई लूका मॉड्रिच के रिगार्डिंग ये है कि शायद से वो जाते हुए दिख सकते हैं। बीच में अपडेट आई थी कि कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल हो सकता है, लेकिन अभी के तौर पे तो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल नहीं लग रहा। सिर्फ टोनी क्रूज के लिए रियल मैड्रिड थोड़ी उतावली है कि भाई तू 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट और रिन्यू कर ले। ये एक बड़ी अपडेट है। लेकिन इसी के साथ अगर आज की फाइनल अपडेट की बात करें तो भाई बर्मिंघम सिटी ने वेन रूनी को सैक कर दिया है। 15 गेम में से 9 गेम वो हार गई है। जब उनको हायर किया गया था तो वो चैंपियनशिप में 6वें स्थान पे थे और अब वो 20वें स्थान पे है। तो डेफिनेटली आप कह सकते हो कि इंग्लिश के गोल्डन जनरेशन की बात करें तो मैनेजर में कुछ खास उखाड़ा नहीं है, क्योंकि स्टीव जेरार्ड सऊदी में तो सऊदी में स्ट्रगल कर रहा है। थैंक गॉड आईएसएल में नहीं आया, सैक हो जाता। और यहाँ पर अगर हम वेन रूनी की बात करें तो वेन रूनी भी बर्मिंघम के साथ यहाँ पर बहुत बहुत खराब उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर डेफिनेटली जिस तरीके से वेन रूनी ने अपने पोस्ट सैक कॉन्फ्रेंस में बात करी है, उन्होंने कहा कि देखो वक्त आ गया है कि अब मैं थोड़ा सा पीछे बैठूं, इंट्रोस्पेक्ट करूं, आत्म स्मरण करूं, मुट्ठी मारूं और फिर यहां पर देखूं कि भाई क्या किया जा सकता है और किस तरीके से इंप्रूव करना है।